दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भारत का निर्वाचन आयोग, क्योंकि बहुत खबरों में बना हुआ है। अभी हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जहां पर महाभियोग के बारे में पूरा डिस्कशन किया था हमने। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की कि आखिर इलेक्शन कमीशन कब अस्तित्व में आया और वर्तमान जो 3 मेंबर परिपाटी चल रही है वो कब अप्लाई हुई और किस किस आर्टिकल में क्या क्या प्रावधान इलेक्शन कमीशन के दिए हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं परिचय से। ये लोगो है, इस लोगो को ध्यान रखिएगा, हो सकता है किसी एग्जाम में लोगो पूछ ले। बेसिकली यूपीएससी यूपीपीसी इसमें तो नहीं पूछता है। तो अगर भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो ये एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। मतलब इसको अपनी शक्ति मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो संघ है मतलब केंद्र और राज्य, इन दोनों में जो भी चुनाव हो रहे हैं उसको कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है। स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में। और इसका सचिवालय नई दिल्ली में है। जिन संस्थानों का इलेक्शन कराता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभा, यहाँ पर एक और लिख लीजिए, राज्य का जो विधान परिषद है, विधान परिषद है उसका भी चुनाव यही करवाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, जैसा आप देख ही रहे हैं, उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं तो उसका भी आयोजन यही करने वाला है। लेकिन जब बात करते हैं पंचायत की और नगर पालिकाओं की तो यहाँ पे निर्वाचन आयोग, मतलब जो हमारा केंद्र का निर्वाचन आयोग है, इसका कोई रोल नहीं होता। यहाँ पे सारा काम करवाता राज्य का निर्वाचन आयोग, जिसको कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया था। जहां पर हम पंचायत की बात करें तो 243 के अंतर्गत आता है और नगर पालिका 243 जेड ए के अंतर्गत आता है। और जेड ए में जाएंगे तो ये आपको वापस से 243 के की ओर भेज देगा कि जाइए वहां से देखिए क्या क्या नियम एवं शर्तें लगी हुई हैं। अगर हम संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो भाग 15 के अंतर्गत यह आता है और अनुच्छेद 324 से 339 के अंतर्गत इनकी शक्तियों के बारे में लिखा हुआ है। चलिए 324 की बात करते हैं। यह बात करता है निर्वाचन हेतु अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण। मतलब कोई भी चुनाव कैसे होगा इसकी पूरी शक्ति चुनाव आयोग के पास है। मतलब वो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू करेगा, जितनी भी नियमावली हैं उनको लागू करेगा, उसका डायरेक्शन करेगा, उसको मेंटेन करेगा। यह सभी काम चुनाव आयोग करता है। 325 यह एक ऐसा आर्टिकल है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति यह क्लेम कर सकता है कि आपने मुझे क्यों हटाया वोटर लिस्ट से। जैसे आप देख रहे हैं एसआईआर इस समय चल रहा है बिहार में, तो एसआईआर जो है वो एक तरीके से भारतीय चुनाव आयोग के माध्यम से जो भी हमारे वोटर लिस्ट है उसको प्यूरिफाई करने की प्रक्रिया है। तो यह सभी प्रक्रिया 324 325 के अंतर्गत आती है। और इसमें देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर ये कह सकता है भाई देखिए हमको आयोग क्यों ठहराया ये बताओ हमको पहले। मतलब चुनाव आयोग किसी भी व्यक्ति को जो कि भारतीय है इन सब विषयों की वजह से डिनाई नहीं करता कि आपको हम नहीं देने वाले वोटर आईडी। अगर वो इंडियन है तो उसका अधिकार है कि वह वोटर लिस्ट में हो। हाँ, उसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। 326 सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें हम बात करते हैं वयस्क मताधिकार की। बहुत बार सवाल पूछा है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 326 में है। इसमें दो चीजें आप जान लीजिए। पहला कि यूएफ का मतलब क्या होता है। पहला कि जो भी व्यक्ति है उसको वोट देने का अधिकार है। वोट देने का अधिकार है मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता कोई भी, यूएएफ के अंतर्गत वोट देने का अधिकार है। और सेकंड हम बात करें तो इक्वल वैल्यू ऑफ वोट, इक्वल वैल्यू ऑफ वोट मतलब कि हर किसी व्यक्ति को जो भारत में वोटिंग की प्रक्रिया में शामिल है उस सभी व्यक्तियों के वोट की वैल्यू एक होगी। मतलब अगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो है वो वोट देंगे तो उनकी वोट की वैल्यू और मैं एक साधारण आदमी हूं, मेरे वोट की वैल्यू क्या होगी, आपस में बराबर होगी। इन दोनों को जोड़कर बनता है यूएएफ। अगर अनुच्छेद 327 की बात करें तो जो लेजिस्लेचर का चुनाव हो रहा है उसमें संसद के पास जो शक्ति है उसका प्रावधान करने की प्रक्रिया लिखी है 327 में, राज्य के लिए लिखी हुई 328 में। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इलेक्शन कमीशन के कार्यों में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दखलंदाजी नहीं करेंगे। जैसे अभी आप देख रहे हैं एसआईआर को लेके सभी जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट एसआईआर की प्रक्रिया में कुछ भी नहीं बोल रहा है। अगर संरचना की हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सवाल बन सकते हैं। 1950 में जैसा कि आपको पता है कि चुनाव आयोग बनाया गया और यह सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी उस समय। और सुकुमार सेन, कुछ जो फैक्ट बेस्ड एग्जाम होते हैं
ग्रुप सी के, वहां पर पूछ लेता है कि पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो सुकुमार सेन पहले थे। लेकिन 1989 में राजीव गांधी की सरकार के समय इसको पहली बार 3 मेंबर बॉडी बनाया गया। तो उसमें आरबीएस पेरीशास्त्री जो हैं वो बने थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर भी यहाँ पर थे, वीएस शेगिल और एसएस धनोआ। लेकिन 1990 में जब चंद्रशेखर की सरकार थी, उस समय वापस से सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया, किसको, इलेक्शन कमीशन को। लेकिन 1993 में जब टीएन सेशन बनते हैं चुनाव आयुक्त, तो इनकी कार्यशैली से वर्तमान कांग्रेस सरकार बड़ी डर जाती है, बोलती है भाई साहब ये आदमी बर्दाश्त के बाहर है, इसीलिए हम एक काम करते हैं कि वापस से इलेक्शन कमीशन को 3 मेंबर बॉडी बना देते हैं। तब टीएन सेशन बने चुनाव मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त, और इसके अलावा एमएस गिल और जीवीजी कृष्णमूर्ति बन जाते हैं जो बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऐसा नहीं कि सीईसी है, सीईसी कहने को सीईसी है, पर उसके पास वीटो जैसा कोई पावर नहीं है। कोई भी निर्णय होगा तो वह बहुमत के आधार पर होगा। कहने का मतलब है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ कहने को चीफ होता है, अदरवाइज शक्तियां तीनों की क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारे वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार जी, और इनके 2 सहयोगी हैं यहाँ पर, एक है सुखबीर सिंह संधू और एक है डॉक्टर विवेक जोशी। चलिए बात कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया कि किस तरीके से चुनाव आयुक्त पहले एक होते थे, बाद में 1989 में इसको 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया, बाद में 93 में इसको आज तक वही चल रहा है, 3 मेंबर बॉडी ही चल रही है। अगर देखा जाए तो भाई इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं, और वर्तमान समय में सीईसी हैं और दो और चुनाव आयुक्त हैं। राज्य स्तर पर चुनाव आयोग को जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी उसके माध्यम से सहायता दी जाती है। अगर हम बात करें नियुक्ति की, तो भैया राष्ट्रपति करता है इनकी नियुक्ति, लेकिन पहले प्रधानमंत्री सलाह देता था और राष्ट्रपति नियुक्ति करता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, एक 3 मेंबर कमेटी बनाई गई है, और यह 3 मेंबर कमेटी डिसाइड करती है कि आखिर कौन बनेगा चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त। तो इस 3 मेंबर में है प्राइम मिनिस्टर, एक मिनिस्टर और एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, तो यह 3 मेंबर लोग हैं जो चुनते हैं कौन बनेगा चुनाव आयुक्त, और यह बहुमत के आधार पर होगा। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और हमारे विपक्ष नेता राहुल गांधी, यह तीनों मिलकर निर्धारित करते हैं कि कौन बनने वाला है मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त। पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इनका अपॉइंटमेंट किया करते थे। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष का, मतलब दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए, कि आपकी एज 65 वर्ष की हो जाए या फिर आपका कार्यकाल 6 साल का हो जाए, उसके बाद आप इस पद से हट जाएंगे। अगर हम वेतन की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर इनका वेतन होता है। निष्कासन की प्रक्रिया हम डिटेल डिस्कशन किए कि महाभियोग की प्रक्रिया कैसे लाई जाती है, इतना जान लीजिए यहाँ पर कि ये त्यागपत्र भी दे सकते हैं और इनका कार्यकाल समय से पहले समाप्त करवाया जा सकता है। कैसे, अगर यह कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। इनको हटाने की प्रक्रिया वही होती है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया होती है। सीमाएं भी हैं भाई, कोई भी शिक्षा को लेकर यहाँ पर योग्यता निर्धारित नहीं की गई है कि उनको कानूनी ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए, हाई कोर्ट में जज बनने के लिए, अगर आपने एलएलबी नहीं भी किया है तो भी अगर आप कानून के अच्छे जानकार है तो आप जज अपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कार्यकाल को यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा गया है, और उसके बाद सेवानिवृत्त हो चुके चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी और नियुक्ति से वंचित नहीं किया जाता है। ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है, इसलिए कई बार आप देखें चाहे टीएन शेषन हो, चाहे एमएस गिल हो, चाहे नवीन चावला हो, इन लोगों ने बाद में भी कुछ पद स्वीकारे हैं। चलिए अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की जो एग्जाम में आपसे पूछा हुआ है यूपीएससी में, कि भाई 3 हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं कथन। पहला है कि 5 सदस्यीय निकाय है, तो आंसर पता है आपको, नहीं है। संघ गृह मंत्रालय जो है, संघ का गृह मंत्रालय मतलब होम मिनिस्ट्री, या आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनावी कार्यक्रम तय करता है, तो आपको ये पता है या नहीं, ये काम चुनाव आयोग करता है। और चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय संबंधी विभाग का निपटारा करता है, तो यह आंसर सही है, मतलब केवल 3 यहाँ पर होगा, बाकी दोनों हमारे गलत है। ऊपर हमने डिस्कस किया है कि देश में चुनाव कराने का काम कंप्लीटली किसके पास है, चुनाव आयोग के पास है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पूरा टॉपिक अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, डिस्कस करेंगे कोई और टॉपिक। अपने दोस्तों दर्शकों को दीजिए इजाजत, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।